अस्सलाम वालेकुम, अली शाहिर। इस सीरीज में अभी तक हमने सीमेंट कवर किया, उसके बाद बैंकिंग को देखा और आज हम बात करने जा रहे हैं तीसरा सेक्टर हम देखेंगे जो है ऑटो। और हर बार वही बात सामने आई है, पाकिस्तान की जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वो चंद ही बिजनेस हाउसेस के हाथ में हैं और यहाँ भी आपको कई ऐसे फेमिलियर नाम मिलेंगे। ताबा फैमिली जिनका लकी सीमेंट है, उनका किया भी है। मियां मंशा जिनका एमसीबी है और डीजी खान सीमेंट भी है, उसके साथ साथ उन्होंने हियोंडे भी किया है और जेकू 5 हैं, जेकू 7 है, वो भी लॉन्च की हैं। हाउस ऑफ हबीब जिनके पास बैंक अल हबीब है, उनके पास टोयोटा भी है। लेकिन ऑटो में एक नई चीज हो रही है जो बाकी सेक्टर्स में नहीं है। यहाँ एक जंग छिड़ चुकी है, यानी पुराने जापानीज जायंट्स वर्सेस नए चाइनीज और कोरियन प्लेयर्स, और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का पूरा नया दौर शुरू हो रहा है। सो आज हम पूरी पिक्चर समझेंगे, प्लेयर्स, पॉलिसी और डिसरप्शन। चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं अलीशा और आप देख रहे हैं अलीशा रीइन्वेंट। इस पे हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट की, इन्वेस्टमेंट्स की, रियल एस्टेट की और वेल्थ बिल्डिंग की। थ्योरी नहीं, सिर्फ एग्जीक्यूशन। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। पाकिस्तान सेक्टर सीरीज में हम डिफरेंट सेक्टर्स को कवर कर रहे हैं। यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं आज ऑटो सेक्टर की। पहले ये समझते हैं कि ऑटो सेक्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। इसकी 3 बुनियादी वजूहत हैं। नंबर 1, ऑटो एक बड़ा इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयर है। असेंबली प्लांट्स और उनके साथ साथ सैकड़ों वेंडर कंपनीज, पार्ट्स, टायर्स, बैटरीज, सीट्स, इस एक सेक्टर से लाखों लोग जुड़े हुए हैं। दूसरी वजह, ऑटो सेल्स कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का बैरोमीटर है। आपको मालूम है कि गाड़ी एक बड़ी परचेज है। जब लोग गाड़ियां खरीदते हैं मतलब लोगों को अपने फ्यूचर पर भरोसा है। तीसरी बात, ऑटो फाइनेंसिंग इकोनॉमी से सीधा जुड़ी हुई है। जब इंटरेस्ट रेट गिरते हैं, कार फाइनेंसिंग सस्ती होती है, डिमांड बढ़ती है। जब रेट ऊपर जाते हैं तो डिमांड ठंडी पड़ती है। इसलिए ऑटो को ट्रैक करना मतलब कंज्यूमर और क्रेडिट दोनों की हेल्थ को ट्रैक करना है। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, पाकिस्तान की गाड़ियां बनाता कौन है। यहाँ स्ट्रक्चर सीमेंट और बैंकिंग से अलग है। ऑटो इंडस्ट्री 3 तबकों में बटी हुई है। पुराने इनकम्बेंट्स यानी पुरानी कंपनियां, नए चैलेंजर्स और इसके साथ साथ चाइनीज डिसरप्टर्स। पहला तबका यानी जापानी कंपनीज, इन्होंने पाकिस्तान में कई दहाइयों तक राज किया है। यहाँ बैंक अल हबीब वाला कनेक्शन याद रखें, वही हाउस ऑफ हबीब। होंडा जो होंडा एटलस मोटर बनाती है, एटलस ग्रुप यानी शिराजी फैमिली जापान की होंडा के साथ, और सुजुकी जो पाक सुजुकी बनाती है, ये जापान की सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन की सब्सिडरी है। सुजुकी ऑल्टो आज भी पाकिस्तान की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है, कई महीनों में सबसे आगे। दूसरा तबका कोरियन चैलेंजर्स, इन्होंने पिछले कुछ सालों में काफी स्ट्रॉन्ग कमबैक किया है। हियोंडे जो हियोंडे निशाद बनाती है, ओनर निशाद ग्रुप है यानी मियां मंशा, और जापान की सोजिट्स के साथ यानी मंशा के पास सीमेंट, बैंक और अब हियोंडे भी है। 3 एपिसोड्स एक ही नाम। और किया जो लकी मोटर कॉर्पोरेशन बनाती है और इसके ओनर यूनस ब्रदर्स ग्रुप हैं यानी ताबा फैमिली, वही लकी सीमेंट वाली। और एक दिलचस्प बात, मियां मंशा सिर्फ यही नहीं रुके, उन्होंने निशाद की चाइना की चेरी के साथ ओमोडा और जेकू ब्रांड्स भी पाकिस्तान में लॉन्च की हैं। जेकू की हाइब्रिड एसयूवी ने लॉन्च पर पाकिस्तान को ऑर्डर्स के लिहाज से दुनिया की नंबर 1 मार्केट बना दिया। यानी एक ही ग्रुप, सीमेंट, बैंक, हियोंडे और अब चाइनीज ब्रांड्स भी। तीसरा तबका चाइनीज डिसरप्टर्स, ये सबसे नए लेकिन सबसे एग्रेसिव हैं। साजगार एक लिस्टेड पाकिस्तानी कंपनी है जो कभी रिक्शास बनाती थी और आज ये चाइना की ग्रेट वॉल यानी GWM की पूरी रेंज असेंबल करती है। हेवल, टैंक और पुअर पिकअप्स। हेवल तो रिसेंटली एसयूवी सेगमेंट में सबसे आगे निकल गई, पुराने नामों से भी आगे। और 2026 की शुरू में साजगार ने टैंक 500 लॉन्च की, पाकिस्तान की पहला लोकली असेंबल्ड फुल साइज एसयूवी। रिक्शास और 3 व्हीलर से फुल साइज हाइब्रिड एसयूवी तक। मास्टर चैंगन जो मास्टर ग्रुप और चाइना की चैंगन का जॉइंट वेंचर है, इसका अपना ईवी ब्रांड भी है, डीपाल। MG और बाकी चाइनीज ब्रांड्स भी मार्केट में अग्रेसिव हैं। BYD दुनिया की सबसे बड़ी ईवी कंपनी है और वर्ल्ड वाइड टेस्ला को कंपटीशन देती है। पाकिस्तान में हपको के मेगा मोटर्स के साथ प्लांट लगा रही है। इसके मॉडल्स में एटो 3, सील और नया PHEV पिकअप BYD शार्क शामिल है। साफ समझें, ऑटो अब एक सेटल्ड इंडस्ट्री नहीं रही, ये एक मैदान जंग बन चुका है। पुराने जापानी जायंट्स, कोरियन चैलेंजर्स और चाइनीज न्यू कमर्स सब एक ही मार्केट के लिए लड़ रहे हैं। अब ऑटो सेक्टर के सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल सच को समझते हैं। लोग समझते हैं कि ये कंपनीज गाड़ियां बनाती हैं, टेक्निकली ये गाड़ियां असेंबल करती हैं और इसका फर्क समझना जरूरी है। बहुत से पार्ट्स बाहर से आते हैं, इन्हें किट की सूरत में इंपोर्ट किया जाता है, इसे CKD कहते हैं यानी कम्प्लीटली नॉकडाउन वर्जन। फिर ये किट पाकिस्तान में असेंबल होती है और इसके मुकाबले में पूरी बनी बनाई गाड़ी अगर इंपोर्ट हो तो उसे CBU कहते हैं यानी कम्प्लीटली बिल्ट अप यूनिट। अब यहाँ असली सवाल, लोकलाइजेशन यानी गाड़ी का कितना हिस्सा पाकिस्तान में बन रहा है। जितनी ज्यादा लोकलाइजेशन उतना कम इंपोर्ट, उतना कम डॉलर खर्च और उतनी बेहतर कॉस्ट। पाकिस्तान में लोकलाइजेशन का सालों से एक ही चैलेंज रहा है, उससे हाईटेक पार्ट्स अभी भी इंपोर्ट होते हैं। इसका मतलब यह है कि ये इंडस्ट्री रुपी और डॉलर के रेट से सीधी जुड़ी हुई है। जब रुपी कमजोर होता है, इंपोर्टेड किट महंगी होती है और गाड़ी भी महंगी होती है। ये समझना क्रिटिकल है, ये एक FX सेंसिटिव
असेंबली बिजनेस है, एक पूरी मैन्युफैक्चरिंग स्टोरी नहीं। अब यूनिट इकोनॉमिक्स पे आते हैं, मतलब ऑटो कंपनी पैसे कैसे बनाती है। हर गाड़ी पर थोड़ा सा मार्जिन इनटू टोटल गाड़ियां जितनी बिकी हों, लेकिन असली खेल वॉल्यूम और कॉस्ट पर है। पहली बात, ये हाई वॉल्यूम थिन मार्जिन बिजनेस है। एक एक गाड़ी पर मार्जिन उतना बड़ा नहीं होता जितना लोग समझ रहे होते हैं, इसलिए वॉल्यूम मैटर करता है। जितनी ज़्यादा गाड़ियाँ उतना फिक्स कॉस्ट स्प्रेड, उतना बेहतर प्रॉफिट। दूसरी बात, इंपोर्टेड किट्स की कॉस्ट, एफएक्स और लोकलाइजेशन यहाँ मार्जिन बनाते या बिगाड़ते हैं। तीसरी बात, फाइनेंस ड्रिवन डिमांड, बहुत सी गाड़ियाँ लोन पर बिकती हैं, इसलिए इंटरेस्ट रेट्स वॉल्यूम को हिलाता है। मतलब ऑटो कंपनी की सेहत तीन चीज़ों पर है, वॉल्यूम, एफएक्स और लोकलाइजेशन और फाइनेंसिंग एनवायरनमेंट। ऑटो सेक्टर की तीन स्ट्रक्चरल टेलमेंट्स, मतलब इसकी क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। नंबर 1, डिमांड रिकवरी और फाइनेंसिंग रिवाइवल। पॉलिसी रेट 2024 में 22% का पीक से गिरकर बहुत नीचे आया, इससे कार फाइनेंसिंग दोबारा जिंदा हुई। फाइनेंशियल ईयर 2026 के 11 महीनों में कार सेल्स लगभग 48% बढ़ गई। ये एक शार्प रिकवरी है और नए पॉलिसी ड्राफ्ट में 7 साल तक के कार लोन्स और बड़े फाइनेंसिंग लिमिट्स की बात हो रही है। दूसरी अपॉर्चुनिटी, नई चॉइस और न्यू एंट्रेंट्स। चंद ही मॉडल्स पर महदूद थी, अब हेवल, चैंगान, एमजी, बीवाईडी, किया, हियोंडे, बायर के पास ज़्यादा ऑप्शंस हैं। ज़्यादा कंपटीशन का मतलब अक्सर बेहतर फीचर्स और प्राइसिंग प्रेशर जो डिमांड को सपोर्ट करता है। तीसरी अपॉर्चुनिटी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की लहर और एक्सपोर्ट एम्बिशन। गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2030 तक 30% नई गाड़ियां या इलेक्ट्रिक या न्यू एनर्जी हों, और बीवाईडी जैसी कंपनीज पाकिस्तान को एक एक्सपोर्ट हब बनाने की बात कर रही हैं, और ये एक नया स्ट्रक्चरल ग्रोथ एंगल है। तीन स्ट्रक्चरल हेडविंड्स, कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जिसका ऑटो इंडस्ट्री को सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि हम ऑनेस्ट एनालिसिस करते हैं और दोनों साइड्स देखते हैं, और जो चैलेंजेस हैं, हेडविंड्स हैं, वो भी रियल हैं। नंबर 1, अफोर्डेबिलिटी और टैक्सेशन। रिकवरी के बावजूद गाड़ियाँ अभी भी बहुत महंगी हैं एवरेज पाकिस्तानीज के लिए। स्मॉल कार्स पर भी हैवी टैक्सेस हैं, प्लस एफएक्स प्रेशर। आवाम के एक बड़े हिस्से के लिए कार अभी भी दूर है। दूसरा बड़ा चैलेंज, पॉलिसी अनसर्टेनिटी और यूज्ड इंपोर्ट्स। पुरानी पॉलिसी जून 2026 में ख़त्म हो रही है, नई अभी फाइनलाइज हो रही है, और ये अनसर्टेनिटी प्लानिंग मुश्किल बनाती है, और यूज इंपोर्ट कार्स लोकल असेंबलर्स पर दबाव डालती हैं। हेडविंड नंबर 3 यानी तीसरा चैलेंज, फ्रेगमेंटेशन और प्राइस वॉर्स। इतने सारे नए ब्रांड्स आने से मार्केट बैठ रही है, क्योंकि पाए का साइज या पिज़्ज़ा का साइज सेम है, तो जो टोटल ओवरऑल साइज सेम है, तो फिर ब्रांड शेयर, जो जितने भी ब्रांड्स हैं वो उसी शेयर के लिए लड़ रही हैं। कुछ ब्रांड्स ने प्राइसेस 1 मिलियन से 1.6 मिलियन तक गिराई हैं। ये मार्जिन पर डायरेक्ट प्रेशर है, ये टेंशन स्ट्रक्चरल है। रिकवरी स्ट्रांग है, लेकिन कंपटीशन और कॉस्ट भी उतनी ही स्ट्रांग है। अब एक कॉन्सेप्ट जो ऑटो समझने के लिए सबसे ज़रूरी है। ऑटो एक सिक्लिकल इंडस्ट्री है, सीमेंट की तरह, लेकिन इसके ड्राइवर्स थोड़े अलग हैं। ऑटो डिमांड 3 चीज़ों के साथ मूव करती है। पहला ड्राइवर, लोगों की इनकम और कॉन्फिडेंस, अच्छी इकॉनमी, ज़्यादा गाड़ियाँ। दूसरा ड्राइवर, इंटरेस्ट रेट, सस्ती फाइनेंसिंग, ज़्यादा गाड़ियाँ। तीसरा ड्राइवर, रूपी, स्टेबल प्राइसेस, बेहतर डिमांड। इसलिए ऑटो कंपनी का एनालिसिस सिर्फ उसकी सेल्स देखना नहीं है, आपको मैक्रो, रेट्स और एफएक्ट तीनों को एक साथ पढ़ना पड़ता है। इसीलिए सीजन इन्वेस्टर ऑटो को एक सिक्लिकल मैक्रो सेंसिटिव सेक्टर की तरह देखते हैं। अब पॉलिसी जो इस वक्त सबसे लाइव टॉपिक है, पाकिस्तान की मौजूदा ऑटो पॉलिसी एडैब 2021 से 2026 जून 2026 में ख़त्म हो रही है। इसकी जगह नई ड्राफ्ट पॉलिसी आ रही है 2026 से 2031 तक। इसका फोकस 3 चीज़ों पर है, लोअर टैरिफ्स, कार अफोर्डेबिलिटी और बेहतर फाइनेंसिंग। इसके साथ एक और बड़ी पॉलिसी है, न्यू एनर्जी व्हीकल पॉलिसी 2025 से 2030। इसका टारगेट है कि 2030 तक 30% नई गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक या न्यू एनर्जी होनी चाहिए। और यह एक दिलचस्प शिफ्ट है, प्लग इन हाइब्रिड्स और प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर सेल्स टैक्स बहुत कम रखा जा रहा है, जबकि पुरानी सेल्फ चार्जिंग हाइब्रिड्स का टैक्स फ़ायदा कम किया जा रहा है। मतलब गवर्नमेंट लोगों को सीधा इलेक्ट्रिक की तरफ धकेल रही है। एक बायर के लिए सिंपल बात है, आने वाले सालों में पेट्रोल गाड़ी और इलेक्ट्रिक गाड़ी के दरमियान टैक्स का फ़र्क बढ़ेगा। ये पॉलिसी शिफ्ट पूरे सेक्टर के मुस्तकबिल को बदल सकती है। अब सबसे दिलचस्प बात, ये डिस्ट्रप्शन जाएगी कहाँ? दहाइयों तक पाकिस्तान की सड़कें टोयोटा, होंडा और सुजुकी से भरी रही हैं। इतना हावी था कि लोगों के लिए कार का मतलब यही 3 ब्रांड्स थी। फिर चाइनीज़ और कोरियन प्लेयर्स आए, हेवल, चैंगन, एमजी, बीवाईडी, हियोंडे और किया। इन्होंने एसयूवीज़ और क्रॉसओवर्स में एग्रेसिव एंट्री की, अक्सर ज़्यादा फीचर्स और नई टेक्नोलॉजी के साथ। और नतीजा ये हुआ कि हेवल जो साजगार बनाती है, रिसेंटली एसयूवी सेगमेंट में सबसे आगे निकल गई। ये चंद साल पहले सोचना भी मुश्किल था। दुनिया में भी यही हो रहा है। बीवाईडी ने पिछले साल टेस्ला से काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ बेची हैं, और वही बीवाईडी पाकिस्तान में अब प्लांट लगा रही है। नए मॉडल की जैसे बारिश हो रही है, हाइब्रिड्स, प्लग इन हाइब्रिड्स और पूरी इलेक्ट्रिक। जेकू J7, ओमोडा E5, डीपल, टैंक 500, बीवाईडी शार्क, हर कुछ हफ्तों में कुछ नया आ रहा है। एक ऑनेस्ट बात यह है कि इलेक्ट्रिक एडॉप्शन अभी भी पाकिस्तान में स्लो, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी कम है और रीसेल पे अभी सवाल हैं। लोग थोड़ा एहतियात कर रहे हैं, तो डिस्ट्रप्शन शुरू हो चुकी है, लेकिन ये रातों रात नहीं होगी। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, कोई स्टॉक पिक्स नहीं है, और ना ही मैं आपको किसी कंपनी की तरफ डाइवर्ट कर रहा हूँ।
स्पेसिफिक कंपनी एक्सपोजर कैसे लेना है ये हर इंसान के लिए अलग है। आपकी एज, आपका कैपिटल और रिस्क टॉलरेंस सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। इस चैनल में हम सिर्फ आपको एजुकेशन कंटेंट दे रहे हैं। आपने कोई भी मेजर फाइनेंशियल डिसीजन लेना है तो आपने अपनी रिसर्च ज़रूर करनी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये फॉर्मेट पसंद आया तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, फीडबैक ज़रूर दें कमेंट्स में, और इसके साथ साथ कोई इंपॉर्टेंट चीज़ हमने ऑटो सेक्टर की मिस की है तो ज़रूर हमारे साथ कमेंट्स में शेयर करें। ये वीडियो रिकॉर्ड की गई लेजेंड 46 में, जो तख्लीक डेवलपर्स की एक तख्लीक है। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।